हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 29 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 28 प्रीवियस क्लास में। आर्टिकल 28 का डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो है आर्टिकल 29 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग एक वीडियो में एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हेलो एंड वेलकम, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो आर्टिकल 29 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या कहता है? आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसकी हिफाजत करता है? कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट जो है माइनॉरिटीज के। कोई भी माइनॉरिटी है, जो कम लोग हैं, जो कम माइनॉरिटीज में समझाऊंगा, ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट, इट इंश्योर के डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट बेस्ड ग्रुप्स कैन बी प्रिजर्व्ड देयर आइडेंटिटी वाइल प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन इन स्टेट एडेड एजुकेशन। समझो ये क्या कहता है। अच्छा, किसी का भी लिंग्विस्टिक कोई ऐसी भाषा जो बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाए, कोई ऐसी कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे ट्राइबल पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ गारो, खेसी, जयंती, या कोई नॉर्थ ईस्ट में या कोई सेंट्रल इंडिया में कोई ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसका कोई पर्टिकुलर जो है वो कल्चरल थिंग है, जो कोई जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कोई जो है मैरिज सेरेमनी है, उस तरीके की कोई कल्चरल आइडेंटिटी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। कोई स्क्रिप्ट बेस्ड ग्रुप है, कोई लिखाई है, कोई कुछ है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी लैंग्वेज जो भाषा बोलते हैं उनको प्रिजर्व करना जो यूनिक है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोटेक्ट करता है कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट उन माइनॉरिटीज़ की, और उसके साथ साथ मना करता है किसी तरीके की भी डिस्क्रिमिनेशन, जो स्टेट जिन चीज़ों को फंड कर रही है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, उनके साथ साथ। मैं समझाता हूँ डिटेल में। आर्टिकल 29 का टेक्स्ट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या कहता है? आर्टिकल 29 का टेक्स्ट कहता है कि आर्टिकल 29 क्लॉज 1 स्टेट दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रेजिडिंग इन इंडिया, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान जो सिटीजन है इंडिया का, जो इंडिया में रह रहा है और या फिर पार्ट है इंडिया का, है ना, और पार्ट ऑफ देयर ऑफ, हैविंग ए, कोई भी मुख्तलिफ अलग किस्म की उसकी भाषा है बोलने की, जो दूसरों से अलग है, या लिखाई जो स्क्रिप्ट है, जो लिख रहे हैं जो इस भाषा को, वो अलग है, या उसका कोई कल्चर जो डिफरेंट कल्चर है, जो एकदम अलग से है। जैसे वेरियस ट्राइबल पीपल की मैंने आपको एग्जांपल दी, सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ ईस्ट में, दिवर वैली जो डिफरेंट है, बहुत सारी उनकी कल्चरल आइडेंटिटीज़, उनकी भाषा बोलने की, उनके लिखने के तरीके, उनके रहने सहने के, ठीक है। तो उनको, उनके पास हैज़ अ राइट टू कंजर्व द सेम। तो जो चीज़ें हैं, जो भाषा वो बोल रहे हैं, जो लिखाई कर रहे हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं, उनको पास वो राइट है कि वो उन चीज़ों को बचा के रख सकते हैं, कंजर्व करने का उनके पास हक है। ये क्लोज 1 कहता है। 29 आर्टिकल का क्लोज 2 जो है, ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी सिटीज़न, किसी भी इंसान को जो हिंदुस्तान का नागरिक है, शैल बी शैल बी shall be denied admission to any educational institution maintained by state or receiving aid from the state fund on the ground of race, जो religion, race, caste, language और any of them। क्लोज 2 जो है आर्टिकल 29 का जो है, वो दूसरा क्लोज ये कहता है कि किसी भी, कोई भी जो हिंदुस्तान का नागरिक है, ठीक है, जिसके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, जो इंडिया में रह रहा है, उसको कैसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस हो गए, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होगी, उनमें एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा, जो फुल्ली फंडेड, फुल्ली, या जो होली फंडेड, या फिर कुछ थोड़ी भी, मतलब हाफ 50% भी फंडेड है, कुछ भी जो फंडेड है स्टेट के द्वारा, जो फंडेड है सरकार के द्वारा फंड किया गया है, उसमें रिलीजन, उसका मजहब क्या है, इसके आधार पर, या वो किस रेस से बिलोंग करता है, मतलब वो मोंगोलाइड है, वो क्या है, ठीक है, उसकी कास्ट क्या है, क्या वो शूद्र है, क्या वो ब्राह्मण है, क्या वो वैश्य है, क्या वो क्षत्रिय है, या वो कौन सी भाषा बोलता है, वो बंगाली बोलता है, वो मराठी बोलता है, वो गुजराती बोलता है, वो तमिल बोलता है, वो तेलुगु बोलता है, या इनमें से कोई भी चीज़। तो रेस के, कास्ट पे, लैंग्वेज के, या किसी भी आधार, इनमें से किसी भी आधार पे उससे डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसको एडमिशन नहीं मिलेगी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसको चलाने के लिए सरकार पैसा देती है, सरकार मदद करती है। तो ये तो आर्टिकल 29 के क्लोज 2 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 29 का जो क्लोज 2 है वो ये सब चीज़ें कहता है, समझिए आप।
अच्छा, इसमें कुछ क्लॉज है, ये अप्लाई होता है कि सब सिटीजन्स को, सब सिटीजन जिनकी कोई अलग से कल्चरल, कोई ऐसी कल्चर है जो बाकी चीज़ों में, जो बाकियों के पास नहीं है दुनिया में ना कि जस्ट न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज़। ठीक है, सिर्फ वही नहीं जो जो नंबर में लोग कम हैं जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं, नहीं, कोई भी ऐसी ऑल सिटीजन को अप्लाई होता है जिनके पास कोई डिस्टिंक्टिव कल्चरल ट्रेट है, कोई ऐसा कल्चरल ट्रेट सिटीजन्स का जो बाकी लोगों के पास नहीं है, जो एकदम से अलग है हिंदुस्तान में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, क्लोज टू जो है, क्लोज फर्स्ट जो है वो सेफ गार्ड करता है ग्रुप के राइट को टू प्रिजर्व हेरिटेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी जो है रोक टोक के अपने ये कल्चरल जो है आइडेंटिटी है, कोई लैंग्वेज लिंग्विस्टिक चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है, वो प्रोटेक्ट कर सकता है। अब क्लोज टू जो है, क्लोज फर्स्ट तो ठीक है, क्लोज टू जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को के एक्सेस को एजुकेशन में, जो स्टेट ने जिस इंस्टीट्यूशन को, जो स्टेट ने एक स्कूल को फंड किया है, इस स्कूल को फंडिंग कौन दे रहा है? स्टेट दे रहा है। ठीक है, ये स्टेट, तो अब इस स्टेट के पास जो है, स्टेट, सॉरी मैं बताता हूँ, स्टेट स्कूल को फंड कर रहा है, तो कोई भी आदमी को इस आधार पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो किसी कास्ट या रेस या रिलीजन या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी जगह से बिलोंग करता है। ठीक है, ये क्लॉज टू कहता है। अच्छा, ये कवर कर रहा है दोनों रिलीजियस भी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी, और प्रमोट कर रहा है प्लूरलिज्म, सेकुलरिज्म नहीं, प्लूरलिज्म। यू कैन एग्जिस्ट इन ए सेम सोसाइटी, ठीक है, और अपने अपने तुम अलग अलग रिलीजियस एक्टिविटीज को मान सकते हो। अच्छा, दोनों चीज़ें कवर करता है, मतलब अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी हो तो भी, ठीक है, अगर आप लिंग्विस्टिक मतलब आपकी कोई ऐसी भाषा है जो सिर्फ आप ही बोल रहे हो तो भी, तो दोनों चीज़ों में। अब अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखें इसका, तो सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ अपहेल्ड आर्टिकल 29 को, जो है उन्होंने क्या बताया कि ये लीगल है, ठीक है, ये जस्ट है, ठीक है, ये लीगल है, ये जस्ट है, और ये ठीक है। मतलब जैसे जो TMA केस था, TMA जो पाया फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया था, स्टेट ऑफ कर्नाटका था, उसने कहा कि बैलेंसिंग माइनॉरिटीज ऑटोनॉमी विद स्टेट रेगुलेशन इन एजुकेशन, तो बैलेंस करना पड़े स्टेट जो माइनॉरिटी की जो आज़ादी है और प्लस जो स्टेट्स की रेगुलेशन है एजुकेशन में, इन दोनों को बैलेंस करना है। इट डिस्टिंग्विश, ये अलग अलग करता है, जो आर्टिकल 29 का जो क्लोज 2 और जो आर्टिकल 15 का क्लोज 1 है, बाय फोकसिंग ऑन एडमिशन डिनाइल इन एडेड इंस्टीट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट को एडेड या होली फंडेड, पूरी तरीके से जो है फंडिंग किसके द्वारा दी गई है, फंडिंग जो है वो स्टेट के द्वारा दी गई है, ठीक है, उसमें जो है आप जो है, ये क्लोज 2 की बात कर रहा हूँ, 29 क्लोज 2 की, ठीक है, उसमें जो है आप डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर सकते। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन कि आप किस सेक्स से बिलोंग करते हो, आप किस रेस से बिलोंग करते हो, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, या कोई भी इनमें से, ठीक है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ भी हो सकता है। हालांकि इनमें थोड़ी कुछ कई जगह एक्सेप्शंस हो सकती है, ठीक है, ओनली इनके बेसिस पे। बाकी किसी जगहों पे जो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, किसी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशंस जो है वो भी बेटर करती है किसी इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, आपको इतने परसेंटेज होनी चाहिए 12th में, आप कॉलेज में, इस कॉलेज में तभी एडमिशन पा सकते हो। वो कॉलेज के एक अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, जो क्राइटेरिया जो है वो कॉलेज के वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आर्टिकल जो है, आर्टिकल 29 जो है, 29 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कौन से? पार्ट 3 से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे, पार्ट 1 से लेके 3 20 तक कौन कौन सा पार्ट में क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले आर्टिकल में, और अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 30, ठीक है, 32 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय।